हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि कल हमने मिनिस्ट्रियल पोस्ट का जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 15 से, हमने पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का लगभग आपको दिया था। आज कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो हम सोचे क्यों ना आपको दे दिया जाए मैथ के और प्लस जी के करंट अफेयर के। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आप उसी आधार पर पढ़ाई करिए, अपना उसी आधार पर लग जाइए। अगर इस सेशन को हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी के भी बच्चे देख रहे हैं तो इतना मान लें, इससे अपर लेवल का क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को एक तरीके से नोट्स बनाइए, और जहाँ से भी आपको नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, जैसे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इस टाइप्स के, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लूसेंट पे ध्यान दीजिए। आप लूसेंट अगर पढ़ के जाते हैं तो बहुत ही अच्छा नॉलेज वहाँ से गेन होगा, और जीके आपका पूरा का पूरा उसी जगह से पूछा जा रहा है, इतना मान के चलें। और अदर चैनल के बहकावे में न आए दोस्तों। अड्डा एसएससी आपके भविष्य के लिए सोच रहा है, तो आप इतना ध्यान दें, यह चैनल सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, और जो बातें बोली जा रही हैं बिल्कुल सत्य बोली जा रही हैं। आप इस पे गौर करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर एग्ज़ाम क्लियर करने हैं 2021 में, अगर जॉब आपके हाथ में आप सोचते आ जाए, तो आप जो बताया जा रहा है वैसे करिए। और जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इससे हार्ड तो आएगा ही नहीं, इतना मान के चलें। और जो क्वेश्चन यहाँ से कुछ बच्चों से कलेक्ट किया गया है, रात में काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन दिए हैं, तो हम उसको यहाँ पे लिए हुए हैं। और मैथ का भी क्वेश्चन है काफ़ी, तो आप मैथ का भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए एक बार आप अचक के शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये 15 वाला ही है क्वेश्चन। ठीक है, 15 वाला ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, हमने लेट में हमको मिला, तो हम सोचे बच्चों को करा ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि जो बच गया था क्वेश्चन उसमें बात कर रहे हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कल कराया गया था, कल वाला जो बच्चा नहीं देखा है वो देखे। और एक बार आप अचक कर अपने स्टडी ग्रुप में, आप स्टडी ग्रुप जो आपका चलता है व्हाट्सअप वाला, या फिर आप फेसबुक पे कोई यूनिवर्सिटी स्टडी ग्रुप बनाए हो, या फिर कहीं भी आपका जो ग्रुप है जहाँ पे आपको लगता है बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप वहाँ पे शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 में किसे मिला? तो आपको पता होगा दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 में मलयालम कवि मलयालम कवि मलयालम मलयालम कवि अकिथम अच्युतम को मिला था। किसको? अकिथम अखितम अच्युतम को दोस्तों, अखितम अच्युतम को मिला था। पोएट्री में इनको सर्वश्रेष्ठ योगदान के रूप में, या मतलब इनका पोएट्री में काफ़ी ज़्यादा योगदान है दोस्तों। हिंदी पोएट्री के मलयालम पोएट्री के सबसे ज़्यादा ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप बताएंगे साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो बता देंगे आप, कौन सा होता है? कौन सा होता है जो अभी हाल ही में दिया गया है साहित्य के फील्ड में, जो आपका ब्रिटेन देता है? ब्रिटेन मतलब यूके देता है। कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दो होता है, दोनों में अंतर सुन लीजिए। मैन बुकर पुरस्कार जो होता है दोस्तों, वह जो है कि केवल और केवल हिंदी लेखकों को मिलता है, जो हिंदी इंग्लिश में करते हैं। मतलब कि उसका मूल ही इंग्लिश में होना चाहिए, उपन्यास वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए। और उसका कहा जाता है प्रचार, मतलब कि एक तरह से उसका जो पेज की छपाई होती है ना, वो कहाँ पे होना चाहिए? यूके में होना चाहिए। पहली बात तो यह है। और जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, वह तो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में हो, और उसकी छपाई कहाँ पे होनी चाहिए? यूके में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग समझ सकते हैं दोनों को। मूल रूप से लिखा गया इंग्लिश में जो होता है साहित्य, उसे कहते हैं मैन बुकर पुरस्कार। और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उसे कहते हैं जो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन कोई दूसरा पोएट आकर उसे क्या करता है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका जो है क्या कहते हैं, प्रति जो है छपवा देता है। किसमें? इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट कर उसका प्रति छपवा देता है यूके में। तो वह हो जाता है आपका मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए, मतलब उसे चयन किया जा सकता है। अब यह नहीं कि उसे ही चयन किया जाएगा, अब हर कोई लिख देगा तो उसे चयन कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कंपटीशन होता है, नाम होता है, बहुत सारे लोगों का नाम दिया जाता है, उसमें एक लोग को चयन किया जाता है। इस टाइप से होता है, ठीक है ना। अब इतनी बातें जान गए। अब एक भी जान लीजिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में दिया गया वो कौन से नंबर का था? तो बता देंगे 55वें नंबर का था। आपसे पूछा जा सकता है, बता देंगे आप। इसके बाद आपका फिजिक्स में एक क्वेश्चन पूछा था, बल का एसआई मात्रक। तो बहुत सारे बच्चे बता दिए होंगे, सारे बच्चे बता दिए होंगे, न्यूटन होता है किसका मात्रक? बल का एसआई मात्रक होता है। अगर पूछा जाता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है दोस्तों? 1 न्यूटन, क्योंकि डाइन भी होता है, बल का ही मात्रक होता है, एमकेएस में होता है, सॉरी सीजीएस में होता है। तो बता देंगे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 5 डाइन होता है, 5 डाइन।
ठीक है दोस्तों। इसी तरह जूल होता है, जूल आपका कार्य का मात्रक है, तो 1 जूल बराबर आपका हो जाता है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ हो जाता है। तो याद रखेंगे दोनों आप, अगर आपको अर्घ पूछ लेता है किसका मात्रक है जूल, तो दोनों आप बता देंगे एनर्जी यानी कार्य का मात्रक है। आपको फंडामेंटल यूनिट आपको पता है कितने होते हैं ना, 7 होते हैं, सातों के नाम आप पता होगा, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे देखिए। लंबाई का मात्रक मीटर आप बता देंगे, द्रव्यमान माने कि मास का मात्रक केजी बता देंगे। ये 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों आपके, और फंडामेंटल यूनिट जिसे बोलते हैं, और होते हैं डेराइव यूनिट्स। इन्हीं सातों से डेराइव यूनिट्स भी बनते हैं, डेराइव यूनिट जो इन्हीं से बन के निकलते हैं, जैसे बल का हो गया, आपका कार्य का हो गया, पास्कल मतलब कि दाब का हो गया, ठीक है, ये सब सारे निकलते हैं इन्हीं फंडामेंटल से, ठीक है ना। तो आपका मास का क्या हो गया, केजी हो गया। समय भी आपका फंडामेंटल ही है, समय का क्या हो जाएगा आपको पता है, सेकंड। तो देखिए दोस्तों, समय देखिए एक ऐसा यूनिट है दोस्तों ना, समय किसी भी अगर राशि में हो, किसी भी एमकेएस में हो, चाहे सीजीएस में, चाहे एसआई में, उसको सेकंड ही बोलेंगे, उसका मात्रक सेकंड ही होता है, ठीक है ना, इसको मान के चलेंगे आप, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। अब विद्युत धारा, चौथा जो होता है विद्युत धारा का बताइए क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है ना, एम्पियर। इसके बाद आपका ताप मतलब टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन, आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है पदार्थ की मात्रा, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक हो जाता है मोल आपको पता होगा, MOL से दिखाते हैं मोल। इसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला, क्या हो जाता है, कैंडेला। और दो दोस्तों और होता है, दो, जैसे कि आपका अगर पूछा जाए समतल कोण यानी कि समतल पर मतलब प्लेन पर बना हुआ एंगल का मात्रक क्या होता है, तो बता देंगे स्टेरेडियन। इन सातों के सिवा होता है स्टेरेडियन। और एक और होता है, अगर कोई सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का मात्रक तो बता देंगे स्टेरेडियन के बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए रेडियन होता है केवल, अगर प्लेन पे होता है तो रेडियन होता है, अगर सॉलिड एंगल होता है तो उसका होता है स्टेरेडियन, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। असहयोग आंदोलन। दोस्तों एक चीज आपको बता देते हैं, जितने भी गांधी एरा में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे चंपारण हो, चाहे असहयोग हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मिल मजदूर हो, यह भी पढ़ लिख के जाइएगा, जो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल हुआ था, किस आंदोलन में हुआ था, गांधी जी अपनी उपाधि किस आंदोलन के बाद, मतलब कि किस मस्कट के बाद लौटा दिए थे, ठीक है। यह भी पढ़ के जाइएगा कि जो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों वापस कर लिए थे, यह भी पढ़ के जाइएगा। दांडी मार्च वाला आंदोलन, यह भी पढ़ के जाइएगा। गांधी जी कब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, कितने साल साउथ अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी के सारे पत्र पत्रिका जितने हैं सब आप पढ़ के जाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि शुरुआत हो गया है। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी से रिलेटेड है, तो गांधी जी से रिलेटेड आप एक पेज पे बना लोगे, एक पेज पे तैयार करोगे और उसमें से पढ़ के जाओगे। और इतना मान के चलिए, आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल के बहकाव में न आए हैं, हम आपको बताते हैं, और आप उतना ही पढ़ें जितना आपको बताया जा रहा है दोस्तों, उसी में से फंसेगा। ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अभी तक नहीं पढ़े तो अब भी नहीं पढ़ें तभी अच्छा है। तो बता देंगे असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था दोस्तों। बाद में यह कब बंद हो जाता है, जो चौरी चौरा का कांड होता है आपके गोरखपुर में, उसमें कितने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब गांधी जी वापस ले लेते हैं, आपको पता होगा ना। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, साप्ताहिक समाचार पत्र जो संवाद कौमुदी है वो किसका है, तो बता देंगे राजा राम मोहन राय जी का है संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय जी का एक और है दोस्तों पत्रिका, जो कि वो भी साप्ताहिक है, मिरातुल अखबार, जो बहुतों बार पूछा जाता है, मिरातुल अखबार, मिरातुल। यह दोस्तों मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में है लिखा गया, ठीक है, इसको आप मान लें। और राजा राम मोहन राय का जो संवाद कौमुदी था दोस्तों, ये कब लिखे थे अपना, मतलब ये पत्रिका कब लॉन्च हुआ था, बता देंगे 1819 में लॉन्च हुआ था। ये बातें हो गई। अब राजा राम मोहन राय जी के समय एक और घटना घटी थी, जो सती प्रथा का था, उसका क्या गया था, डिबॉलिश किया गया था, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था, मतलब उस पर आवाज उठाने का सबसे पहला काम राजा राम मोहन राय जी किसके साथ मिलकर करते हैं दोस्तों, द्वारिकानाथ टैगोर दोस्तों, द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे, आपको पता है, जो आपके जनगण मनगढ़ के लिखे हुए हैं, आपको पता होगा कौन है, बताइए नाम उसका, उनका नाम बता दीजिए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपको पता होना चाहिए, देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस जो आपके उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम क्या था, तो आप बता देंगे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बैंटिंग। यह भी इनके साथ राजा राम मोहन राय जी मिलके 1829 हाँ सही तो है, 1829-28 कुछ भी कर लीजिए, 28 भी कर सकते हैं, 28 और 29 में दोस्तों आपका जो सती प्रथा था उसका क्या किया गया था, उन्मूलन किया गया था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए बातें।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए इसमें पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर के समय शुरू हुआ था, तो बता देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों 1793 में। आपको पता होगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या था दोस्तों, जितने भी गांव के लोग रहते थे उनसे राजस्व वसूल किया जाता था। गांव वालों से राजस्व वसूल करते थे, और उसके लिए जो वसूल करता होते थे उनको जो होता था दोस्तों, अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल होता था वह क्या करता था, चयन करता था और उन्हीं को क्या बोला जाता था, जो वसूलते थे। जैसे हमारे यहाँ ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार है या फिर जमींदार के नाम से जानते हैं हम लोग, तो उन्हीं जमींदार को वह जो गवर्नर जनरल थे जब पोस्ट के नाम से जानते थे। किस पोस्ट के नाम से, तो बताएंगे महाल के नाम से जानते थे दोस्तों। जो जमींदार होते थे महाल के नाम से जाने जाते थे, जो कि जिनके पास मतलब वसूली किया करते थे गांव से लोग, ठीक है ना, महाल नाम से जाने जाते थे। अभी पूछा जा सकता है 1793 अपडेट याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो डिप्रेस्ड। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आएंगे इसे 100%, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, एक तो यह बनेगा। यह एक होता है, एक और होता है दोस्तों हाँ सही तो है, यहाँ पे आता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। देखिए दो चीज है, एक एसोसिएशन है, एक सोसाइटी है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। डिप्रेस्ड क्लास जो सोसाइटी है दोस्तों, इसका जो इसकी जो स्थापना किए थे, कौन किए थे, राम जी, याद रखेंगे, राम जी शिंदे ने किए थे। और कब किया था, तो बता देंगे 1906 में किए थे दोस्तों, 1906 में किए थे, बॉम्बे में किए थे। दबे कुचले वर्ग जो होते थे दोस्तों, उनके भलाई के लिए मतलब कि यह इनकी स्थापना किए थे। इसकी स्थापना, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना रामजी शिंदे ने, जो दबे कुचले लोग होते थे उनको ऊपर उठाने के लिए 1906 में बॉम्बे में इन्होंने इसकी स्थापना किया। किसका, डिप्रेस्ड क्लास का। और लेकिन यह आ जाता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किसने किया, तो बता देंगे राजा राम मोहन राय, सॉरी बी आर अम्बेडकर। कौन, बी आर अम्बेडकर जी ने किया था दोस्तों। यह आपको पता होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर जी, आपको पता है यह भगवान के नाम से जाने जाते थे। जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ठीक है ना, उनको उठाने का काम बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। बहुत बाद में इन्होंने बहुत सारे संस्था भी बनाया, ठीक है ना, हरिजन समाज के लिए। बाद में आपको पता होगा इनके साथ 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता भी होता है, जिसमें इन्होंने जो निचले कास्ट जो हरिजन होते थे दोस्तों, उनको यह क्या करते थे, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की है। लेकिन बाद में गांधी जी के समझौते से इन्होंने अपना वापस ले लिया, और बाद में मतलब कि हिंदू के रूप में उनको जाना गया, और गांधी जी द्वारा उनकी एक पूरे जाति को हरिजन नाम दिया गया। हरिजन पत्रिका भी गांधी जी ने ही स्टार्ट किया दोस्तों, यह सब पता होना चाहिए आपको। अब देखिए यह जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, यह 1930 में स्टार्ट हुआ था, और यह वाला जो है यह 1906 में स्टार्ट हुआ था। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, यह पता होना चाहिए आपको ना। चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक बार हचक कर एक बार फिर शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चे जो नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएं एक बार, क्योंकि उनको भी पता चल जाए ना आपके द्वारा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, जिससे उनको भी अंदाजा लग जाए, है ना। चलिए एक पूछा गया था दोस्तों, दो अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद 32 पूछा गया था और अनुच्छेद 324 पूछा गया था। देखिए जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों ना, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे मानते हैं अनुच्छेद 32 को। इसमें 5 रीट दिए गए हैं, जिसके थ्रू, पांचों रीटों के थ्रू, जैसे हमारे यह पहले तो यह जान लिया फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। फंडामेंटल राइट 6वां फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है ना। 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निकालकर 300 क में रख दिया गया। पहले उसे अनुच्छेद 31 क में माना जाता था, लेकिन उसे 300 क में रख दिया गया, उसे एक तरह से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए कब निकाला गया था, 1978 अधिनियम द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अब देखिए फंडामेंटल राइट की बात जब हुआ है, तो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है दोस्तों। पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता की बात हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, संघ की बात किया गया है, संघ राज्य की बात किया गया है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात किया गया है, जिसमें कि 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद आता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसी में दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद आपको आप याद कर लेंगे, बस 12 से 35 अनुच्छेद आता है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। अब जो है आपका जो भाग 3 का अनुच्छेद 32 है, इसे किसने, बाबा साहब ने इसे क्या कहा था, संविधान का आत्मा कहा था, संविधान का
आत्मा का कैसे पुकारा था दोस्तों। ये अब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह ईसी मतलब कि इलेक्शन कमीशन से बात करता है। इलेक्शन कमीशन के लिए आता है फंडामेंटल, मतलब कि यह अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन के लिए है। यह इलेक्शन कमीशन का भाग मतलब कि बात किस भाग में हुआ है तो आप बता देंगे पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की बात हुई है। दोस्तों ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, यह पता होना चाहिए, बस यह भी पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन इस समय कौन है, आप उसको देख लेंगे अच्छे से, कौन से नंबर के हैं ये भी देख लेंगे। जो आपके सीजीआई हैं इस समय कौन से नंबर के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मतलब कि वही आपके जो बोबड़े साहब हैं वो किस नंबर के हैं, तो बता देंगे आप किस नंबर के हैं। 47वें नंबर के हैं दोस्तों, 47 नंबर के हैं, ये बता देंगे। जो आपके इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो कितने नंबर के हैं, तो बता देंगे 25वें नंबर के हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप अगर थोड़ा सा भी घुमाएगा ना तो इस तरह का बना देगा जिसमें कि आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो अनुच्छेद 324 है इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन कितने स्तरीय है, कितने स्तर से बात करता है, तो बता देंगे त्रिस्तरीय दोस्तों, 3 स्तर पे, मतलब कि इसमें 3 लोग नियुक्त होते हैं। एक तो आपका चीफ होता है, इलेक्शन चीफ होता है, एक 2 उसके सहयोगी होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सिख से। सिख जो गुरु हैं हमारे 10 के 10, आपको पता होना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस का रिव्यू देखे होंगे तो बस अच्छी बात है, चैनल पे कराया गया, आप उसे भी देख लें, वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए गुरु नानक का जन्म स्थल किसे माना जाता है, या फिर कहाँ हुआ था, तो आप पूरा देख लें। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 29 नवंबर 1469 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, तो बता देंगे ननकाना, ननकाना, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी में हुआ था दोस्तों, यह पता होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में हुआ था। अगर पूछा जाता है इनका निधन कहाँ हुआ था, निधन बता देंगे आप, निधन कहाँ हुआ था, निधन बता देंगे 1539 में हुआ था, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ना पाकिस्तान वाला, करतारपुर साहिब, उसी जगह गुरुद्वारे के बनने के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा वगैरह, ट्रस्ट वगैरह दे दिया गया मुस्लिम को। जो सिख से उठा के ट्रस्ट, करतारपुर साहिब का ट्रस्ट पूरा किसको दे दिया गया, पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान द्वारा, उसे किसे दे दिया गया, मुस्लिम के हाथों में दे दिया गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा हंगामा वगैरह भी हुआ था। आप पूरे तरीके से सीक्वेंस में गुरु का पूरा एक तरह से 10 गुरु का नाम याद कर लेंगे दोस्तों। जैसे पहले गुरु गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास। रुकिए एक मिनट, हम सारे गुरु आपको बता देते हैं ना। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन सिंह, अर्जुन याद रख लेंगे, अर्जुन। फिर उसके बाद गुरु हर किशन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद क्रम से है दोस्तों, क्रम से याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हरकिशन, सॉरी गुरु हर राय, गुरु हर राय, हर राय, हर राय के बाद हरकिशन, 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 हरकिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर को हो गए 6, 7, 8, 8 के बाद गुरु तेग बहादुर, इन्हीं को औरंगजेब मरवाया था दोस्तों, ठीक है। गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के, 9वें नंबर के, तेग बहादुर, तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जो कि लास्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए बीबी भानी जो होती हैं दोस्तों, गुरु अमरदास की पुत्री होती हैं। बीबी भानी जो पुत्री होती हैं अमरदास की होती हैं, यह बाबर के समय की बात है, नहीं अकबर के समय की बात है। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन भी दिया था। यह पुत्री थी अमरदास की, और जो रामदास हैं दोस्तों ये दामाद रहते हैं अमरदास के, मतलब कि जो पुत्री होती है गुरु भानी, बीबी भानी, वो रामदास की वाइफ होती हैं। और यहीं से जो होता है ना यह सिख गुरु वाला, यह पूरा का पूरा किससे कैसे हो जाता है, मतलब बोल दिया जाता है इसे पैतृक हो जाता है, मतलब कि बेटे के बेटे के बेटे ऐसे बनने लगते हैं। इस तरह आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों 91 नंबर का, 91 नंबर का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दोस्तों दिया गया है वो किसे दिया गया था, यह पता होना चाहिए। पहले यह जान लें दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो जो फिल्म जगत में सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छा काम करते हैं, 10 साल से 20 साल से दोस्तों करते आ रहे होते हैं, उन्हें दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह 1969 से स्टार्ट हुआ था, 1969 से स्टार्ट हुआ था। 91 नंबर का किसे दिया गया, तो बता दें 91वां नंबर का मृणाल, मृणाल आप पूरा पढ़ के जाएंगे, हम कुछ बता देते हैं आपको। मृणाल सेन को दिया गया था, मृणाल सेन को दिया गया था 2008 में, शायद 2008 में दिया गया था। आप इससे एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि जो अगर पूछा जाता है पूरे विश्व में फिल्म जगत में सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है, तो बोलेंगे ऑस्कर अवार्ड, जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है दोस्तों। 1929 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए एक चीज और देख लीजिए। अब अगर पूछा जाता है दोस्तों आपसे 2000, मतलब ये देखिए कुछ हम बता देते हैं, जैसे 6वां अवार्ड,
छठवां जो था दोस्तों 2018 वाला, देखिए एक साल पहले का, जैसे 2018 में उन्हें नामित किया गया लेकिन दिया जाता है 2019 में, मतलब पहले नामित किया जाता है 2000, मतलब एक साल पहले का दिया जाता है। जैसे अब 2020 में जिसे मिला है वो 2019 के लिए होगा, अब 2021 में जिसे मिलेगा वो 2020 के लिए होगा। तो इस तरह 2018 में किसे दिया गया था बता देंगे, अमिताभ बच्चन को दिया गया था दोस्तों, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। इसके बाद अगर बोला जाए 2017 में किसे दिया गया था, 65वें नंबर का 65वां अवार्ड 2017 में किसे मिला था, तो आप बता देंगे 2017 में 65वें नंबर का अवार्ड जो मिला था दोस्तों विनोद कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। इसके बाद 64वें नंबर का जो दोस्तों मिला था, 64वें नंबर का यह 2016 में दिया गया था, 2016 में यह किससे मिला था बता देंगे, यह मिला था दोस्तों कसीथुन, लिखिए तो काशीनाथन, हाँ काशीनाथन करके थे दोस्तों, काशीनाथन, इनका पूरा नाम था काशीनाथन विश्वनाथ, आप याद कर लेंगे इसे। 64 के बाद 63वें नंबर का 63वां नंबर जो अवार्ड था दोस्तों ये किसे दिया गया था, तो बता देंगे 2015 में दिया गया था। ये किसको दिया गया था, मनोज कुमार को दिया गया था। माने जाने एक्ट्रेस हैं, आपको पता होना चाहिए, मनोज कुमार, पुरानी मूवी बहुत ज़्यादा बनाते थे दोस्तों ये लोग, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इतना हमारे पास जीके के क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक्स के हैं, हम उसे कर लेते हैं, तो इसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना ज़्यादा इससे सीखते हो और कितने स्टूडेंट्स को जोड़ते हो। आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लीजिए, हम अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपना जिम्मेदारी निभाइए। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैथ में था दोस्तों, 32.5 को 25 भागों में बांटिए, 25 भागों में बांटने को बोला था। तो पता है आपको 32.5 बटे 25 कर दीजिए, 32.5 बटे 25, यानी कि ये 32.5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 65 बटे 2 लिख सकते हैं और गुणे 25 लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ना। अब इसे काट देंगे, जो मतलब जो आंसर आएगा वही हमारा मूल आंसर हो जाएगा। देखिए 5 बचे 25 और इसे काटेंगे तो 5 एक कम 5 3 15, ऊपर मिला 13, नीचे मिला 10, यानी 1.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों, a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3, तो हमको बताना था 2a² प्लस b²। अब आपको पता होगा, आप अगर डायरेक्ट निकालना जानते होंगे, नहीं तो फिर इस तरह आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, प्लस माइनस करके, ठीक है। बी काट देंगे, 2a आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, इस तरह आ जाएगा। नहीं तो आप अगर बोट एंड स्ट्रीम वाला जो चैप्टर है अगर उसको अच्छे से किए होंगे, तो उसको ध्यान से अगर पढ़े होंगे, तो हम डायरेक्ट बताए थे आपको, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 बटे 2 डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। 5 माइनस 3 मतलब 2 बटे 2, काट देंगे, 2 चौके 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, तो 4 चौके 16 दूनी 32, प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 32 1 33, 4 चौके 16 दूनी 32 और 1 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं हम सब आपको बता रहे हैं, आप ही लोग से दिया गया, मतलब आप ही लोग दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है सर ये क्वेश्चन और आया था, मतलब इस टाइप्स के क्वेश्चन और पूछे गए थे, तो आप उसको सेंड करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, है ना। चलिए, यदि कुछ निश्चित संख्या का HCF, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, यदि कुछ निश्चित संख्या का HCF 18 है तो LCM संभव होगा। LCM संभव है, LCM क्या हो सकता है आपको बताना है, LCM क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 ले लीजिए, ऑप्शन 1 जो दिया था वो 561 था, ऑप्शन बी जो था वो 584 था, ऑप्शन सी क्या था दोस्तों, 594 था, ऑप्शन डी जो था वो क्या था, 627 था। आपके पेपर में आपसे पूछा गया है जो HCF है किसी संख्या का अगर 18 है तो LCM क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इसे ऑप्शन से ही करेंगे। 18 से देखिए, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, अगर कोई नंबर A है और कोई नंबर B है, कोई नंबर AX मान लेते हैं, AX है और BX है, तो इसका HCF बोलेंगे तो HCF में जो सबसे बड़ा रहेगा, कॉमन रहेगा, वही तो आएगा, तो X हो जाएगा। और A इंटू बी मतलब X क्या हो गया, इसका HCF हो गया। लेकिन LCM की जब बात करेंगे तो A और B का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह पूरा LCM हो जाता है। इस वजह से अगर X से इस पूरे में भाग देंगे तो A भी निकल के आ जाएगा, मतलब हमें LCM पता चल जाएगा और HCF निकल जाएगा। यही तो होगा ना, मतलब कि इसका पता चल जाएगा ना कि X निकलेगा जब, तो इसी तरह HCF हमको दे दिया है, HCF दे दिया है, HCF मतलब 18 दे दिया है, इसमें भाग देंगे तो यह वाला पोर्शन हट जाएगा, बचेगा ये वाला, मतलब कि 18 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो बताएंगे 594 ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें कि 18 से पूरा भाग चला जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। यही आपका आंसर होगा, आप लोग देख लें एक बार, इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे,
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लिख देते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए। यदि पहले त्रिभुज की भुजा कितना हो? 18 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा बताइए। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी? ये पूछ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो हम पहला एक मान लेते हैं, यह एरिया है, ये एरिया हो गया, और बटे 2 ये दूसरा हो गया, ये दूसरे त्रिभुज का एरिया हो गया, ये पहले त्रिभुज का एरिया, ये दूसरे त्रिभुज का एरिया। अब दोनों का जो अनुपात दिया है 9 गुना है। देखिए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का 9 गुना है, यानी कि 9/1, यही तो होगा ना। अब आपको पता होगा जब भुजा निकालते हैं तो अगर आप बेसिक से निकालना चाहते हो तो बेसिक से भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर एरिया बोला जाए समबाहु त्रिभुज का क्या होता है तो बता देंगे, √3/4a²। जो a है वो भुजा है। अब a1 मान लेंगे और a2 मान लेंगे, a2 मानकर, और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे a1 ले लेंगे √3/4, यहाँ पे कर देंगे आप क्या, a2 का स्क्वायर। आप इस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह निकालने का कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा, टाइम थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन इस तरह में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। जब एरिया हमको पता है तो भुजा का होता है रूट कर देते हैं। भुजा जो होता है, भुजा पहले का भुजा बटे दूसरे का भुजा बराबर रूट में 9/1 हो जाता है, यानी कि 3/1। अब आपको दिया है जो पहले का भुजा है दोस्तों वो 18 सेंटीमीटर दिया है। कहाँ दिया है? 18 सेंटीमीटर। तो 3 बराबर है जब 18 के, तो 3 एकम 3 छक 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? दूसरी भुजा 6 हो जाएगी। इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिएगा। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, हम बताते हैं कि बच्चा जो भेजा है शायद सेम है कि नहीं सेम है। इस बार इसे देखेंगे आप। देखिए दिया था x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, इतना दिया है। और इसमें यह बोला गया है कि इसका माध्यिका जो है दोस्तों, इसका जो मीडियन है ना, माध्यिका जो है इसका हमें दिया है कितना? 10 दिया है। तो आपसे पूछा x की वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले 1 2 3 4 5, इसमें बताइए कि आप माध्य क्या होगा। माध्य का क्या होगा? आप बताएंगे 3 होगा। कैसे 3 आया भैया? इतना प्लस इतना बटे 2 कर दिए, 2 + 4/2 बराबर 3 आ गया कि नहीं। उसी तरह इसमें भी हमें करना है। अगर यह हमारा सम संख्या होता, जैसे कि सम नंबर ऑफ संख्याएं जो होती सम होती, यहाँ पे तो विषम था तो हम इसको जोड़कर बीच वाला निकाल लिए। लेकिन अगर यही संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती, मतलब कि यहाँ इधर भी 3 इधर भी 3, तो इसके बीच वाला यानी क्या हो जाता हमारा, 4 के बाद 5 यानी 3.5 हमारा राइट आंसर हो जाता है ना। बस इसी तरह इसमें भी करना है। देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे क्या कौन सी संख्या है तो बताएंगे 3.5 है। 3.5 है कि नहीं बीच में? 1 2 3 4 5 6, अगर इसे मान लें 5 6 तक, तो बीच में हमें 3.5 मिलेगा। यही जो 3.5 है दोस्तों, यक्स में ऐड कर देंगे, यक्स प्लस 3.5 बटे 2 बराबर 10 हमको दिया हुआ है। तो इधर हो जाएगा हमारा यक्स बराबर 10 दूनी 20, या 3.5 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, ये 2 कहाँ से आ गया? ये तो माध्यिका निकाल दिए 3.5 ना, ये 3.5 माध्यिका ही है। तो यक्स बराबर जो आ जाएगा आपका 10 - 3.5, यानी कि कितना आ जाएगा? 6.5। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.5। इस तरह निकालते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप खटाक से निकाल लोगे आंसर, नहीं तो फिर वही x+1 x+2 x+3 सब जोड़ोगे, फिर भाग दोगे फालतू का, ठीक है, लेंदी हो जाएगा ना प्रोसेस। तो आप इस तरह लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। एक क्वेश्चन था रूट में 4/25 गुणे y, या रूट में ही है y बराबर
16/625, तो आपसे 625 है, 600 क्या लिख रहे हैं 625। अब इसका आंसर पूछा था आपसे, तो आप ध्यान से दोस्तों अगर इसको किए होंगे तो आप जैसे कि यह है, अब दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 4/25 y बराबर, अब इसका 16 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर कर देंगे आप, मतलब 16 गुणे 16 कर दीजिए पहले तो, और 625 गुणे 625 कर दीजिए, इससे आपको स्क्वायर वगैरह ना करना पड़े, स्क्वायर से बच जाएंगे आप। अब देखिए 25 से ये 25 बार में गया, 4 एकम 4 चौके 16, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका गुणा 16 में कर लेंगे, 16 चौका 64, और जब 25 का गुणा 625 में करेंगे तो आ जाएगा 15,625, यानी कि ये 25 का क्यूब, 25 का क्यूब बोलते हैं, 15,625 आ जाएगा। 25 गुणे 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, तो 25 का क्यूब भी होता है 15,625, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन करते हैं एक और मैथ का ही है। दो वस्तुओं को, अब देखिएगा दो वस्तुओं को आप में से ही कोई बच्चा दिया हुआ, इसे भी 99,000 में बेचा गया, 99,000 में बेचा गया, दो वस्तुओं को 99,000 में बेचा गया, यदि पहले वस्तु पर, ध्यान सुनिए, यदि पहले वस्तु पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होता है, 10% का हानि, या हानि वाला है या प्रॉफिट वाला है, ठीक है ना। दो वस्तुओं को 99,000 में बेचा गया तो 10% का एक पर हमें लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य समान है तो हमें क्या बताना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बताना है हमें, एसपी क्या होगा। अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य अगर दोनों का समान है तो हमें एसपी बताइए। तो ध्यान से करेंगे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 10 से क्या हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है, ये तो हो रहा है, और 10% का हानि हो रहा है दूसरे में, तो 10 से 9 हो जा रहा है, मतलब कि दोनों का तो यहाँ पे समान है, क्रय मूल्य दोनों का समान है ना, तो यहाँ से हमको 11 9 20 निकल के आ रहा है। अब यही 20 जो 20 है दोस्तों, ये किसके बराबर है, 99,000 के बराबर है। यहाँ से हम काट लेंगे जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक की वैल्यू आ गया 9900। यहाँ पे जो पूछा गया हमसे दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जो यहाँ पे है ना, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो बता देंगे 9। जब दूसरी वस्तु यही है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 11, तो यहाँ से एक बराबर जब 9900 आ गया दोस्तों, तो आप निकाल लेंगे 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा, एक मिनट 20 से काटे, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, या 2 इधर आएगा तभी तो एक की वैल्यू होगी, 9900 बटे 2 गुणे 9, यानी कि मिला जुलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा 99 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 9। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए इस तरह लगते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, किसी मूलधन पर 8% की दर से, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने का जो रेट है दोस्तों 6% है, 8 महीने देखिए, एक मिनट, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने का और 6% की दर से 14 महीने के ब्याज का अंतर, 14 महीने का ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बता दीजिए हमें, जो पी है ना वो क्या होगा। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन आप किए होंगे, बहुतों बार आपको कराया भी गया है, आप इसे जानते होंगे। अब देखिए दोनों का अंतर ले लेंगे, 14 महीने, अब पहले इसको हमें किस में बदलना होगा, ईयर में बदलना होगा, तो 14 गुणे 6 करेंगे और 8 गुणे 8 करके बटे 12 कर देंगे, 14 गुणे 6 बटे 12 करेंगे, माइनस 8 गुणे 8 या परसेंटेज में ही चल रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, बटे 12, इसको परसेंटेज में ही रख रहे हैं अभी, नहीं तो परसेंटेज हटाना होता तो 100 से भाग दे देते, परसेंटेज जब है तो परसेंटेज में ही हमारा आंसर आएगा। अभी ध्यान से देखेंगे, बराबर 200 दिया है, दोनों का अंतर 200 है। अब निकाल लीजिए, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 7 14, यहाँ से मिल गया हमें 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 दूनी 16, यहाँ से हमको मिल रहा है, देख रहे हैं आप ना, यहाँ से 7 मिला है, 7 आ गया, और एक मिनट देखिए, तो यहाँ से 7 आ गया ना, हाँ 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको मिल गया है माइनस, कितना मिल गया, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16/3 मिला है, 7 त्रिक 21। अब इसका जब एलसीएम, ये 200 बराबर में है, 7 त्रिक 21, 21 माइनस 16 कर लेंगे बटे 3, ये जो 3 है दोस्तों उधर ले जाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 600 हो जाएगा, 600 हो गया इधर। ठीक है, अब देखिए 21 माइनस जब 16 करेंगे तो 4 1 5, 5 मिलेगा हमें, 5 बराबर 600, 5 बराबर 600 मतलब 1 बराबर 12, यानी 120 आ गया। 1 बराबर 120 मिल गया दोस्तों। अब ये 1% बराबर है। अब 100% बराबर अगर बोला जाए, 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें 100% मतलब कि पी की वैल्यू चाहिए। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 12, 120 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, 12,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे आप परिचित भी होंगे, ये भली भांत लगाए भी होंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी हर जगह देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब देखिए, किसी क्लास में, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट हैं, किसी एक कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं। इस 50 में से जो 18 विद्यार्थी हैं, जो 18 स्टूडेंट हैं दोस्तों ना, जो 18 स्टूडेंट हैं वो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और जो 26 विद्यार्थी हैं, 26 विद्यार्थी जो हैं दोस्तों वह क्या करते हैं? 26 विद्यार्थी जो हैं वह हिंदी पढ़ते हैं। और 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं। ये 2 विद्यार्थी इंग्लिश भी और हिंदी भी पढ़ते हैं। तो यह पूछा गया है, ऐसे विद्यार्थी की संख्या बताइए जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे हमको बार ग्राफ में लगाते हैं। इस तरह हम बनाते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट से लगाते हैं इसे। जो 2 विद्यार्थी हो इंग्लिश, अगर इसे इंग्लिश मान लें, इसे हिंदी मान लेते हैं और इसे इंग्लिश मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 विद्यार्थी दोनों में कॉमन है, हो गया। केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 26, यानी कि 24 यहाँ पे बचे, 24 प्लस 2 26 हो गया। और 18 केवल इंग्लिश वाले हैं, तो 2 इसमें चला गया, बचा 16। अब केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, यानी कि 24 प्लस 16 कर लेंगे, 6 4 10, यानी कि 40 बच्चे आपके हो जाएंगे। 40 ऐसे बच्चे हैं 50 में से जो कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, पाइप ए है किसी टंकी को जो कि यह 20 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर देता है? खाली करने वाला, माइनस लगा देते हैं। और एक पाइप बी है दोस्तों, जो कि पाइप बी जो है ना वह 200 लीटर पर हावर के हिसाब से टंकी को फुल करता है, 200 लीटर पर हावर के हिसाब से। और यही पाइप ए और बी किसी टंकी को मिलकर कितने घंटे में भर देते हैं? 12 घंटे में भर देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, जो टंकी है ना उसकी एफिशिएंसी बता दीजिए। उसकी टंकी की एफिशिएंसी हमसे पूछा जा रहा है, टंकी की एफिशिएंसी दोस्तों, मतलब वो कितना पानी बियर कर सकता है। ठीक है ना। अब इसमें निकाल देंगे। देखिए, ये माइनस है, ये निकालने वाला है, और जो बी है ना वो इंटर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी जो है ना 200 लीटर पर हावर के हिसाब से इंटर कर रहा है पानी। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 20 20 60 यहाँ पे आया, 12 पचे 5 10 5 5 6 12 50 60 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये 3 जो है माइनस वाला है। अगर ए वाला अगर -3 है तो बी को हम क्या रखेंगे कि 5 आ जाए? तो आप बताओगे सर 8 रखेंगे, 8 -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह जब 8 बराबर 8 यह आ गया, तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, वहां पे जो 200 लीटर है वो केवल टंकी बी भर रहा है, टंकी बी की एफिशिएंसी 8 है। तो 8 बराबर आप क्या कर देंगे? 8 बराबर आप कर देंगे 200 कर देंगे। और इस तरह 1 बराबर आपका आ जाएगा 25, 1 बराबर 25 आ गया। जो 1 बराबर 25 आया है ना, ये यूनिट में आया है। अब टोटल एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगा, 60 × 25 कर देंगे, 25 छक्का 150, यानी कि 1500 आपका लीटर का टंकी है। इस तरह आप बता दिए 1500 लीटर का टंकी है। दोस्तों, इस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए इस टाइप्स के अपने बुक से या फिर जहाँ से भी आपको कंटेंट मिलता है, क्योंकि चैनल पे भी आपको कराया जा रहा है एलसीएम एचसीएफ और बाकी नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक वाले। तो आप उसको भी करें और सब हर तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें इस वीडियो को और अपने उन फ्रेंडों को बताएं जो फ्रेंड नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, हर स्टडी प्लेटफॉर्म पे जिससे आप जुड़े हो, जिस भी सोशल मीडिया से आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ट्विटर टेलीग्राम जहाँ भी चलाते हो दोस्तों, आपके आस पड़ोस वाले अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन्हें जोड़ें आप, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल का। ठीक है दोस्तों, अड्डा एसएससी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हो और इसे फॉलो कर रहे हो। लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक भी कर दो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा संख्या में बच्चे तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।